दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं अपने YouTube चैनल का 50वां वीडियो बना रहा हूँ। 49 वीडियो पर आप सब लोगों की ओर से मुझे बहुत उत्साहवर्धन मिला है और इस उत्साहवर्धन के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका उत्साहवर्धन नहीं होता तो हो सकता है कि मैं 50वां वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि मेरे सब्सक्राइबर बेस बहुत ज़्यादा नहीं है और ये बढ़ाना आप ही के हाथ में है, लेकिन जितने भी लोग हैं उससे ज़्यादा व्यूज यदि आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं मेरे वीडियो को सुनकर। कई मित्र ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने मुझसे कुछ शिकायतें करी हैं। उन्होंने कहा है कि आपके वीडियो में बहुत क्लैरिटी नहीं है, किसी ने कहा है कि इसमें नॉइज़ है, इसको आप ठीक करो। कोशिश करूँगा कि ये गलतियाँ भी सुधारूँ। फिलहाल चूँकि आज एक 50वां वीडियो है, इससे पहले कि मैं किसी विषय पर अपनी बात करूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों बात किसी और विषय पर करना चाह रहा था, लेकिन बात करूँगा कल केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिए गए उसके तोहफे की, और वो तोहफा है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दोस्तों सबको मालूम है कि 1 जनवरी 2004 से तत्कालीन सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम जिसको ओपीएस कहा जा रहा था उसको हटाकर एनपीएस लागू कर दी थी। शुरू में एनपीएस को लेकर बहुत नाराजगी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कर्मचारियों में ये नाराजगी बहुत बढ़ती गई और ये नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि राजनीतिक दलों ने इसको लपकना शुरू कर दिया। और पिछले 1-2 साल से तो ऐसा लग रहा था कि सरकारी कर्मचारी सरकार को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। सरकार भी चिंता में थी। कुछ राज्यों में चुनाव हुए तो वहाँ गैर भाजपा सरकारों ने ओपीएस को लागू कर दिया। हालांकि वो ओपीएस एक छलावा थी, क्योंकि उन्होंने एनपीएस में ही कुछ सुधार करके उसको लागू किया था। सच्चाई यह है कि किसी राज्य सरकार के पास ओपीएस को लागू करने की क्षमता ही नहीं थी। यह केंद्र सरकार द्वारा ही लागू की जा सकती थी। एनपीएस की जो सबसे बड़ी कमी थी कि जो 60% फंड आपको मिलना था वो निश्चित नहीं होता था कि वो कितना हुआ। और दूसरी बात यह थी कि 40% फंड जो रोक लिया जाता था वो निश्चित नहीं होता था कि उस पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी। इस बात को लेकर कर्मचारियों में बहुत नाराजगी थी। खैर सरकार ने इस पर मंथन किया। 7वें पे कमीशन ने भी एनपीएस में कुछ बातों को लेकर चिंता जाहिर की थी और सरकार से कहा था कि इनका उन्मूलन किया जाना चाहिए। अच्छी बात है, सरकार ने कर्मचारियों की चिंताओं को समझा, कर्मचारियों की नाराजगी को समझा और कल एक यूपीएस की यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा कर दी। दोस्तों हर पेंशन स्कीम के या हर स्कीम के 2 पहलू होते हैं, वित्तीय पहलू और राजनीतिक पहलू। मैं वित्तीय पहलू पे बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा जाऊंगा और बाकी कोशिश करूंगा कि वित्तीय पहलू अपने कमेंट सेक्शन में धीरे धीरे भी डालता रहूं तो आप वहाँ से भी कुछ जानकारी ले सकते हैं। मैं उसके राजनीतिक पहलू पर बात करूंगा, क्योंकि राजनीतिक पहलू से बहुत लोग खासतौर से कर्मचारी अनजान होते हैं। जितना अभी तक मैंने पढ़ा है, यूपीएस निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी स्कीम है और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये कुछ मायनों में ओपीएस से भी बेहतर है।
लेकिन प्रश्न यह है कि क्या ट्रेड यूनियंस के लीडर, कर्मचारी संगठनों के नेतागण इसको स्वीकार करेंगे या नहीं स्वीकार करेंगे। आप में से बहुत लोगों के मन में एक प्रश्न उठा होगा कि जब आप ये कह रहे हो यूपीएस ओपीएस से कई मायनों में बेहतर है, तो नेता स्वीकार क्यों नहीं करेंगे। बस इसका जवाब बहुत ध्यान से समझना। दोस्तों, मैंने अपने अनुभव में ट्रेड यूनियन और राजनीति में जिस तरह खिड़कियों में, दरवाजों में कुछ बारीक सी झिल्लियां होती हैं, ऐसे ही राजनीति और ट्रेड यूनियन में भी कुछ बारीक सी झिल्लियां होती हैं, और उन झिल्लियों में मैंने झांक के देख रखा है। आप यकीन रखो, इन नेताओं का जो चेहरा आपके सामने होता है, वो चेहरा सरकार के सामने या मैनेजमेंट के सामने बात करते समय नहीं होता है। वहां पर चेहरा इनका दूसरा होता है। आपने अक्सर दो नारे सुने होंगे ट्रेड यूनियंस के आंदोलन के दौरान या हड़ताल के दौरान, आवाज दो हम एक हैं। कर्मचारियों के सामने क्या मतलब है कि भाई हम बिल्कुल यूनाइटेड हैं, आपको हमारी मांग माननी पड़ेगी, नहीं मानोगे तो इंडस्ट्री चौपट हो जाएगी, हम आपको सारी व्यवस्था को खत्म कर देंगे। लेकिन आप विश्वास रखो, जब ये बातचीत की टेबल पर होते हैं, तब वहाँ इस नारे का अर्थ होता है इस जेब में कुछ रखो, क्योंकि बाहर जो खड़े हैं वो हमारे पीछे सब एक है। आपने एक और नारा सुना होगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बहुत लोकप्रिय नारा है ये हड़तालों का। इसका बाहर यही मतलब है कि हमसे टकराने का प्रयास मत करो। टकराओगे तो आपका संगठन चल नहीं पाएगा, आपकी इंडस्ट्री चल नहीं पाएगी, आपकी जो भी व्यवस्था है वो ठप हो जाएंगी। लेकिन जब बातचीत के कक्ष में जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है, जो मैं कह रहा हूं वही जेब में रखो, और नहीं रखोगे तो देख लो कह रहे हैं वो, जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों, ये कड़वा सच है, और जिसको विश्वास ना हो वो इन झिल्लियों में झांक कर जरूर देख ले। मैं इसका मतलब आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप किसी संगठन के सदस्य मत बनो या किसी ट्रेड यूनियन के सदस्य मत बनो, वो बनना आपकी मजबूरी भी है। आप नहीं बनोगे तो ये ट्रेड यूनियन नेता, कर्मचारी संगठनों के नेता आपको नौकरी नहीं करने देंगे। ये मैनेजमेंट से इनके इतने अच्छे संबंध होते हैं कि आपके खिलाफ इतनी कार्रवाइयाँ करवा देंगे कि आप मेंबर तो बनोगे ही बनोगे, ऊपर से कुछ और भी दोगे कि भाई साहब मेरे खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उन कार्रवाइयों को खत्म करवा दो। तो इसलिए आपको मजबूरी है इनका मेंबर बनना। और वैसे भी कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो यहाँ पर भी हजारों लाखों लोगों में कोई एक नेता किसी संगठन में या किसी ट्रेड यूनियन में ऐसा हो जाता है जो अपनी ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध होता है। बैंकिंग इंडस्ट्री में कॉमरेड परवाना अपनी इसी ईमानदारी की वजह से बहुत प्रसिद्ध रहे। तो जहाँ भ्रष्टाचार का साम्राज्य होता है वहाँ एक आध ईमानदार भी होता है। इसलिए हमें, और फिर आपकी व्यवहारिक भी मजबूरी होती है कि आपको किसी न किसी संगठन का सदस्य बना रहना चाहिए। लेकिन मैंने आपको सच्चाई बता दी कि असलियत क्या है। ये मैंने क्यों बताई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक कर्मचारी संगठन के नेता का बयान पढ़ा, और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि भले ही यूपीएस ओपीएस से अच्छी हो, लेकिन हमें तो ओपीएस ही चाहिए। मतलब आप एक पराठा मांग रहे थे, सरकार ने 2 पराठे दे दिए, लेकिन वो कह रहे हैं ना हम तो एक ही पराठा लेंगे। इसका मतलब बहुत साफ है कि कर्मचारियों को थोड़ा ही दे दो,
जितना दे रहा हो इतना देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन पॉकेटों का ख्याल रखो। मैं विशेष रूप से हर कर्मचारी से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का है और चाहे वो सरकारी कर्मचारी है, उससे ये बात कह रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टीज और इंडस्ट्रियलिस्ट किसी इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने के लिए, किसी सिटी की सारी इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने के लिए ट्रेड यूनियन ही खड़ा करते थे कि वहाँ कुछ नेताओं को कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई और उनसे कहा कि इंडस्ट्री में हड़ताल करो, और लोग वो ऐसी बातें करते थे कि हमें मकान दो, हमें दुकान दो, और हमें इतने लाख रुपए दो, और हमें इतनी पेंशन दो। उनका मंशा कर्मचारियों को सब कुछ दिलवाना नहीं होता था, उनकी मंशा इंडस्ट्री को चौपट करनी होती थी। ये सच्चाई है कि बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े राजनीतिक दल ट्रेड यूनियनों का इस रूप में भी उपयोग करते रहे हैं। ये सब बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास लोग आएंगे ये कहने के लिए। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, कांग्रेस की जो सरकार है वो लंबे समय सरकार में रही, वो ऐसे नेताओं को डील करना जानती थी। उन्हें पता है कि ये जो मांग रहे हैं इनको वो चाहिए नहीं, इन्हें कुछ और चाहिए। तो वो किसी कर्मचारी नेता को एमएलसी बना दिया, किसी को किसी विभाग में सदस्य बना दिया, किसी को किसी सलाहकार समिति का सदस्य बना दिया, किसी को किसी निगम का चेयरमैन बना दिया, जिसकी हैसियत थी। और यदि किसी को 1-2 लाख रुपए देने से काम हो गया तो उसे 1-2 लाख रुपए सरकारी फंड से दे दिए। लेकिन ये गुण अभी गैर कांग्रेस सरकारों में नहीं आया। शायद भाजपा की सरकार ने भी कर्मचारी संगठनों से डिटेल डिस्कशन नहीं किया, और अच्छा होता कि यूपीएस की घोषणा करने से पहले उनकी डिटेल्ड मीटिंग कर लेते और जो कुछ वो थोड़ा बहुत चाहते थे वो उन्हें दे देते, और दे दिया है तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यह है आपसे कि आपके पास अभी भी ये कहने लोग आएंगे कि हमें ये स्वीकार नहीं है। ये सोशल मीडिया का जमाना है। आप गूगल सर्च पे जाके हर चीज, पूरे यूपीएस जो सरकार के प्रावधान है सबको पढ़ सकते हो, और फिर तय करो कि यूपीएस हमें सूट करती है या हमें सूट नहीं करती, यूपीएस हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आप किसी कर्मचारी संगठन का और किसी ट्रेड यूनियन का मोहरा मत बनो, किसी राजनीतिक दल का इस्तेमाल मत, अपने आप को इस्तेमाल मत करने दो। मैं उस कर्मचारी नेता के बयान को पढ़ने के बाद स्पेशली इसीलिए तुरंत वीडियो बनाने बैठा हूँ। तो दोस्तों, मैं आज विशेष रूप से कहना यही था कि जितना मैंने यूपीएस पढ़ा है, मैं आपको कहा कि इसके कुछ कमेंट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं आपको 4-5 चीज़ें ज़रूर बताऊंगा जो मैंने इसमें मोबाइल में नोट करी है। पहली बात, जो एनपीएस में रही थी, ओपीएस में थी और यूपीएस में भी है, आपके सेवा काल के जो आखिरी 12 महीने हैं उसके एवरेज का 50% आपकी बेसिक पेंशन होगी। यह एनपीएस में नहीं था, ओपीएस में था और यूपीएस में भी है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यदि किसी कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को, मतलब उसकी पत्नी को 60% पेंशन के रूप में मिलेगा। तीसरी बात मैं बता दूं कि यदि किसी कर्मचारी को ने उसकी मिनिमम सेवा काल 10 साल का रहा है तो उसको 10,000 रुपये मासिक पेंशन निश्चित रूप से मिलेगी। और चौथी बात मैं आपको बता दूं कि कर्मचारी और फैमिली पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा जाएगा। इसका लाभ हर तरीके की पेंशन में मिलेगा, यानी कि कर्मचारियों को पेंशन में
महंगाई इंडेक्सेशन को शामिल किया जाएगा। और पांचवी बात मैं आपको ये बता दूं कि ग्रेच्युटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एक मुश्त आपको रकम भी मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया कि कर्मचारियों की गणना हर 6 महीने की सेवा पर उसके मूल वेतन पर महंगाई भत्ते की, जहाँ तक मेरा ध्यान है पहले शायद साल में एक बार होती थी और अब शायद वो साल में 2 बार होगी, हो सकता है पहले भी 2 बार हो, ये आप देख भी सकते हो। मैंने ये आपको 5 मेन पॉइंट्स बता दिए। एनपीएस में इन्हीं बातों को लेकर नाराज़गी थी कि हमें ये 50% वाला निश्चित नहीं था, हमें महंगाई भत्ते का कुछ निश्चित नहीं था, हमें 60% जो एक मुश्त मिलेगा वो निश्चित नहीं था, हमें जो बाद में 40% के हिस्से की पेंशन मिलेगी वो हमें निश्चित नहीं थी। ये सारी चीज़ें यूपीएस में आ गई हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको पढ़ें और यदि आपको अच्छी लगे तो इसे स्वीकार करें और किसी कर्मचारी संगठन या किसी राजनीतिक दल का मोहरा ना बने। दोस्तों वीडियो अभी भी 16 मिनट और 12 सेकंड का हो गया है। एक बार फिर आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने मेरे इतना उत्साहवर्धन किया कि मैं लगातार अपना 50वां वीडियो बना पा रहा हूं। आज की बात यहीं ख़त्म कर रहा हूं और आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि मेरा उत्साह इसी तरीके से बढ़ाते रहिए और इसी तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए इसको लाइक करते रहिए, इसको सब्सक्राइब करते रहिए। और फिर कह रहा हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर बेस बनाना आपके हाथ में है, आपकी मदद चाहता हूँ, मेरी मदद करिए। कल तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।